हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनाश कुमार अस्थाना। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ बताऊंगा। अभी तक पिछली वीडियोस हमारी बायोलॉजी पे थी, तो चूँकि वर्तमान में कुछ परीक्षाएं ऐसी लगी हैं जिसमें बायोलॉजी आ रही थी, इसलिए मैंने कुछ बायोलॉजी का मैटर उससे संबंधित दिया था। अब हम आज इतिहास के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी जरूरी है, परीक्षा के देश में इसके भी प्रश्न आएंगे। तो हम प्रयास करेंगे सब पोर्शन का हम थोड़ा थोड़ा आपको दे दें, ताकि कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटे ना या छूटा ना रहे। तो आप उसको टच जरूर कर लें, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ पूछ ले, ये श्योर नहीं होता। इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट देखने हैं। केवल एक ये सोच के कि प्रीवियस ईयर के पेपर में बायोलॉजी बहुत आई तो हम बायोलॉजी ही देखते रहें, तो वो भी आपके लिए एक घातक सिद्ध होगा। तो नहीं, ये आज देखते हैं, हम इतिहास के बारे में देखते हैं। तो देखेंगे हिस्ट्री को 3 चैनल्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्राचीन काल, सेकंड है मध्यकाल और थर्ड है आधुनिक काल। ये 3 चैनल में इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है, ताकि हमें आसानी से हम अध्ययन कर सकें। इसलिए ये 3 काल में बांटा गया है। इसमें भी सबसे बड़ा काल प्राचीन काल है, ये उससे छोटा है, और आधुनिक काल अभी चल रहा है। तो अभी सबसे छोटा आधुनिक काल ही माना जाएगा, और मध्यकाल इससे छोटा है लेकिन आधुनिक से बड़ा है। ठीक है ना। तो प्राचीन काल में ये, इसको अगर कहें प्राचीन काल को अगर हम परिभाषित करें कम से कम शब्दों में, तो हम इसको ही बोल लेते हैं मुख्यतया ये हिंदू काल था। मुख्यतया ये हिंदू काल था, और ये मुख्यतया क्या था, मुस्लिम काल था। ये मुख्यतया मुस्लिम काल था, और ये ब्रिटिश काल था। ब्रिटिश काल बोलेंगे अंग्रेजों का काल, अंग्रेजों का काल। एक तो ये इसकी डेफिनेशन सिद्ध हो जाती है कि एक इसकी गुण के आधार पर कहें, तो गुण के आधार पर कहें तो ये हिंदू काल था, ये मुस्लिम काल था, और ये अंग्रेजों का काल है। अब प्राचीन काल के आप कई नाम देखते हैं। प्राचीन काल ये आपका चलता है 3 लाख ईसा पूर्व से 1191 ईस्वी तक, एडी तक। 3 लाख ईसा पूर्व से 1191 एडी तक ये चलता है। अब इसके बाद 1192 एडी से 1757 एडी तक ये चलेगा। अब आधुनिक काल, इसको हम 2 चैनल में डिवाइड करते हैं। एक है 1764 से ये जाएगा 1764 से 1962 तक, ये जाएगा 1764 से 1962 तक का काल। अब ये आएगा 1962 से अब तक, 1962 से अब तक, 62 से अब तक। अब तक का मतलब जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक ये चलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर मतलब अभी रिसेंटली नहीं, 62 से बाद से अभी तक की जो घटना है ये सब करंट में ली जाएंगी। क्योंकि 62 से अभी हम इसको जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे आधुनिक काल में, तो आपको बताएंगे 62 चैनल क्यों लिया गया, कि 62 में 1962 जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो रही है, और यही कहते सबसे अंतिम प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी रहे कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहां से ये आपका आधुनिक काल चलेगा। अब इसमें देखिए हमने डेट लिखी 1757 या 1764 लिखी है, ठीक है, 2 डेट लिखी। अब इसके बीच में कुछ गैप है, तो कुछ लोग इसको अंधकार का पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इधर कोई निर्णय नहीं हो पाया।
और कहीं कहीं पे आपको ये भी निकला मिलेगा 1757, तो 1757 से 1964 ये डिवीजन में ठीक है, क्योंकि डिवीजन काल का विभाजन जो होता है वो इमीडिएट तत्काल नहीं होता, ये कोई घटनाएं होती हैं और एक निश्चित जब परिवर्तन हो जाता है तब काल विभाजन होता है, तो उसमें कुछ साल आगे या पीछे मोस्टली हो सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं 3 लाख। अब ये 3 लाख से इससे देखेंगे ये सबसे बड़ा काल है, इससे बाद इसके बाद ये ठीक। अब प्राचीन काल की बात करते हैं, तो ये भी एक सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आधुनिक काल से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा जब आपका कुछ प्राचीन और कुछ मध्यकाल क्लियर होगा। तो आज हम उठाते हैं प्राचीन काल। तो देखिए अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब ये है प्राचीन काल, ठीक। अब प्राचीन काल को कई नामों से जाना जाता है, इसके कई नाम हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, जैसे पहले हड़प्पा के पहले इसका नाम पाषाण काल, पाषाण काल, ताम्र पाषाणिक, ताम्र पाषाणिक काल, इसी को बोलते हैं कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इसी को कहते हैं सिंधु सभ्यता, इसी को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ये नाम अलग अलग काल में अलग अलग नाम रहे, तो ये सभी प्राचीन काल के अंतर्गत आते हैं। पाषाण काल, ताम्र पाषाणिक काल, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसमें छोटी परीक्षाओं में प्रश्न ये आता है कि प्राचीन काल का प्रमाणित नाम क्या है। छोटी परीक्षाओं में प्रश्न आता है अक्सर कि सिंधु घाटी प्राचीन काल का प्रमाणित नाम क्या है, रजिस्टर्ड, जिसे प्रमाणित कर लिया गया है, वो नाम कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन में आपको इसी में से 4 ऑप्शन कोई भी लिखे होंगे, कोई भी 4 ऑप्शन लिखे होंगे, एक सही होगा, 3 गलत इसी से लिखे होंगे। तो इसका प्रमाणित नाम आप सिंधु घाटी सभ्यता जानेंगे। ये मैं बाद में लेक्चर में बताऊंगा कि ये नाम क्यों प्रमाणित है, किन तथ्यों के आधार पर इसको प्रमाणित किया गया है, ये हम आपको डिस्कस करेंगे किसी क्लास में नेक्स्ट। यहां पर बस आप इतना समझ लीजिए कि सिंधु नदी थी और सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता बसी उसी को सिंधु सभ्यता कहा गया। ये सिंधु सभ्यता नाम इस आधार पर दिया गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसी कहते हैं जनसंख्या मिली, ऐसे लोग मिले तो सिंधु नदी से बहुत दूर पे बसे हुए थे, तो बोला गया इस पूरे स्थान को घाटी कहा गया कि सिंधु के नदी के चारों काफी लंबा एरिया है, तो उसको घाटी बोल दिया गया आगे चल के, तो इसीलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। तो यह प्रमाणित कर दिया गया। क्लियर हो गई बात, इतनी बात अभी आप समझ ले संक्षेप में। अब देखते हैं पाषाण काल। पाषाण मतलब होता है स्टोन, पाषाण मतलब होता है स्टोन, इसका मतलब हो गया स्टोन एज, ठीक है ना। पाषाण काल, जैसे काल होता है, ठीक है ना, काल को इंग्लिश में एज कह देते हैं, एक होता है युग कहा जाता है, तो उसको एरा बोलते हैं। कुछ ये चीजें हैं दिमाग में रखना, अगर बाहर कहीं लिखा आ जाए तो आप समझ लो ये युग लिखा है, गा बना है बेटा, ठीक है ना, युग, एरा, तो युग है, इसको एरा बोलते हैं। काल है तो एज या पीरियड ही बोल देते हैं, कहीं कहीं पीरियड है, ठीक है ना। तो ये है स्टोन एज, यहाँ पर बोलते हैं पाषाण काल को स्टोन एज, ठीक है ना, स्टोन एज। तो नहीं, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण एक्चुअली होता है मीन्स पत्थर। तो पहले पत्थरों का समय था, पहले पत्थर में, जैसा कि आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं बेटा, कुछ ना कुछ सब चीजें मिलती हैं। तो पहले पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी सूर्य का ही एक पार्ट था, एक बार सूर्य में एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से उसके कई टुकड़े हुए, वो आग के गोले टाइप के थे, उसी में एक टुकड़ा जो था पृथ्वी था, और पृथ्वी में पहले आग के रूप में भभक रही थी, फिर कई सालों कई अरबों साल बाद ये ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद फिर इसे पहले पत्थर आए, ठीक है ना। तो इसीलिए वो एज जो हो गई कहलाएगी पत्थर एज, यानी पाषाण काल यानी कि स्टोन एज।
ठीक है ना। इसके बाद इसका नाम ताम्र पाषाणिक पला। ताम्र ये भी आ गई, यहाँ से क्वेश्चन छोटी परीक्षाओं में आता है। ताम्र वो यहीं से निकल आता है, फैक्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ताम्र, ताम्र मीन्स होता है तांबा, ताम्र मीन्स होता है तांबा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉपर। ताम्र मतलब होता है तांबा, तांबे का ही पुराना नाम कह सकते हैं ताम्र है। और ताम्र मतलब कापा, और कापर होता है तांबा, ताम्र इस कापर। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि सबसे पहले कौन सी धातु खोजी गई, सबसे पहले कौन सी धातु खोजी गई, तो आप यहीं से निकाल लेना तांबा, क्योंकि ताम्र पाषाणिक सभ्यता नाम ही है उसका। तो सबसे पहले जो खोजी गई धातु होगी तो कौन सी होगी, वो होगी तांबा, कापर, ठीक है ना। इसी आधार पर, और इसी आधार पर इस काल को रखा गया। तो उसमें पत्थर तो मिल ही चुके थे, पत्थर मिल चुके थे, इसलिए पाषाणिक लगा हुआ है। और ताम्र, तांबे की खोज हो गई थी, तो तांबे की खोज हो गई थी। तो उस समय के जो लोग थे जिन्होंने ये रिसर्च करी, तो उन्होंने कहा यार इसको पाषाणिक काल ना कहे, पाषाण काल ना कह के ताम्र पाषाणिक काल का, क्योंकि तांबा भी मिल रहा है, तो इस आधार पर ये नाम रख दिया गया। तो इससे एक फैक्ट हमारे भी मिलता है कि सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी है, तांबा। इसको ही चेक करेंगे। अब इसके बाद इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता रखा गया। कांस्य, अब यहाँ देखेंगे कांस्य के बारे में देखेंगे। कांस्य का नया नाम या वर्तमान नाम कांसा है, जो हमने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया है, बच्चों में पढ़ा है। तो कांस्य मतलब होता है कांसा, कांसा मतलब ब्रोंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंज, जेटी, ब्रोंज, ठीक है ना। कांसा मतलब, कांस्य मतलब कांसा, कांसा मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंज, ये ब्रोंज है। अब ये ब्रोंज जो है ये मिश्र धातु है, एलॉय है, ये मिश्र धातु है, मिश्र धातु को बोलते हैं एलॉय, एलॉय है। एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु, जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। कभी कभी धातुओं की क्वालिटी या गुण बढ़ाने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए उसमें दो तीन धातुओं को मिक्स कर दिया जाता है। जैसे सोना है, सोने से, सोने को अगर सोने से डायरेक्ट अगर ऑर्नामेंट बनाए जाएं, आभूषण बनाए जाएं, तो वो स्थायी नहीं होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें कुछ धातु और मिला दी जाती हैं अशुद्धि के रूप में, और फिर सोने के कहते ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ऐसे उसको बोलेंगे एलॉय। तो एलॉय होता है, ये तांबा और टिन का एलॉय है, इसमें तांबा और टिन, तांबा मीन्स कॉपर, टिन मतलब टिन ही होता है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है। तो ये एलॉय जो है तांबा और टिन। इसीलिए ये प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है अक्सर कि कांसे में कौन कौन सी धातुएं होती हैं या कौन कौन सी नहीं होती हैं। ये प्रश्न इसीलिए अक्सर पूछा जाता है, क्यों, ये बेस है, ये बेसिक क्वेश्चन है, पहले स्टार्टिंग यहीं से होती है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया था। हम कभी हम पेपर देते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता यही क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है और दूसरा क्यों नहीं पूछा जा रहा। इसीलिए क्योंकि आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, कैसे हमारी उत्पत्ति हुई, हम कहाँ से आए, चीजें हमारे पास कैसे आई, किन आधार पर आई, ठीक है ना। तो ये इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा आता है कि कांसे में कौन, कांसा किन धातुओं का मिश्रण। चार ऑप्शन आते हैं, तांबा, टिन, तांबा, जिंक, चार ऑप्शन होंगे। एक में लिखा होगा तांबा टिन, दूसरे में लिखा होगा तांबा जिंक, तीसरे में तांबा एल्युमिनियम, तांबा और एक कोई एलिमेंट लगा देंगे, ठीक है। इस तरह चार ऑप्शन देते हैं। तो तांबा और टिन वाला आप चेक करेंगे, ये तांबा और टिन, ये कांसा होगा। तो यहाँ कांसा खूब मिलने लगा, तो उस समय के लोग इसका नाम रख दिया कांस्य युगीन सभ्यता। इस तरह से ये नाम पड़ गया। अब सिंधु सभ्यता हमने बताई, सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। अब ये काफी दूर तक सभ्यता बस गई तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्राचीन काल का थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण है। यहाँ से आपको दो तीन प्रश्न फंसते हैं, एक ये फंसता है, एक ये सबसे पहले। अब इसमें भी एक प्रश्न ये बनता है, ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से भी जैसे ये प्रश्न बना है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे पहले कौन सी मिश्र धातु खोजी गई, सबसे पहले कौन सी पहली मिश्र धातु, एलॉय, फर्स्ट एलॉय, ठीक है ना। तो फर्स्ट एलॉय कब खोजी गई, तो ये आप बताएंगे कांस्य युगीन सभ्यता में कौन सी, तो बोलेंगे कांसा। कांसा सबसे पहले खोजी गई मिश्र धातु है, ये फैक्ट बनता है और ये पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में आता है। आप प्रीवियस ईयर के सेट पेपर उठाएं, उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर नजर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी पहली खोजी गई धातु है और पहले ये तांबा है। ये दो क्वेश्चन तीन यहाँ से सीधे फंसते हैं, ठीक है ना, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर अभी हम परीक्षा जो कि अभी लगी हुई है बच्चों की, इसलिए परीक्षा के दृष्टि से इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हमारी कवर हो जाएं, कुछ क्वेश्चन एक आध फंस जाएं। तो इसमें देखिएगा, इसके लिए आप कुछ जैसे इतिहास है, ठीक है ना, इति मतलब होता है खत्म, ठीक है ना, और हाथ जो खत्म हो चुका है, ठीक है ना, यानी कि जो घटना घट चुकी हुई है उसका अध्ययन इतिहास कहलाता है। जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका अध्ययन इतिहास कहलाता है। ये इतिहास की परिभाषा है, ठीक है। तो जैसे कहते नहीं है इतिश्री हो गई, तो इतिश्री मतलब क्या, खत्म हो गया सब कुछ, इतिश्री हो गई, ठीक है ना। तो वैसे इति मतलब होता है जो खत्म, यानी कि जो हो चुका है, जो घट गया, इसीलिए कहते हैं इतिहास को ये कहा गया। अब देखिए, कोई भी घटना अगर घट गई है, तो कोई भी घटना घट गई है तो हमें कैसे पता चलेगा ये घटना घटी कि नहीं घटी है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्रोत होने चाहिए, स्रोत होना चाहिए कि हम किस स्रोत से हम जानेंगे कौन सी घटना कैसे घटी, और कैसे हम मानेंगे घटना सत्य है या असत्य है, या इसमें कितनी सत्यता या कितनी असत्यता है, ये कैसे। तो किसी भी चीज को जानने के लिए सोर्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री यानी कि इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत, ये हम देखेंगे स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स टू नो द हिस्ट्री, यानी कि इतिहास जानने के स्रोत। ये देखिए कुछ स्रोत हैं, चार, यही स्रोत हैं, बस इन्हीं स्रोत से हम इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए मैं चार्ट बना रहा हूँ, इसी चार्ट से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी मत सुनिएगा सर ने समझा दिया, अभी सर ने कुछ लिखाया तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, इसी चार्ट से ही सब क्वेश्चन फंसेंगे। पिछला वाला चार्ट मैंने बताया, उसमें 2-3 क्वेश्चन सीधे परीक्षा में फंस रहे हैं। ऐसे ये चार्ट बना रहा हूँ, इस चार्ट में भी कई क्वेश्चन सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इतिहास जानने के स्रोत में सबसे मान लेते हैं कि है साहित्य, साहित्य इसको बोलते हैं लिटरेचर, साहित्य, ठीक है। दूसरा एक होता है विदेशी यात्रियों का वर्णन, विदेशी यात्रियों का वर्णन, यात्रियों का वर्णन। तीसरा है पुरातत्व, पुरातत्व। और चौथा है, इसमें आता है अभिलेख, अभिलेख, और इसी में कहते हैं सिक्के भी इसी में आते हैं, अभिलेख और सिक्के ये आते हैं। यानी ये 4 सोर्सेज हैं, 4 सोर्सेज हैं आपके, मुख्य रूप से 4 सोर्स हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब इस 4 में भी बड़ा गड़बड़ मामला है। क्या है कि भाई साहित्य तो लिटरेचर, लिटरेचर मतलब जो लिखा हुआ मिले। तो व्यवहारिक रूप से आज भी हम आप सब यही मानते हैं कि अगर कोई चीज़ लिखी मिल जाती है तो उसको ज़्यादा प्रमाणिक मानते हैं। अगर मैं भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको लिखा मिल जाए कि इतिहास के 5 भाग होते हैं, कहीं लिखा मिल जाए, तो आप तुरंत हमसे डिबेट करने दो, डिस्कस करने दो। अरे सर कैसा बता रहे हैं, 5 बार हमने तो पढ़ा है, 5 बार है, आप बता रहे हो 3 भाग हैं इसके, हमने 5 भाग पढ़ लिए। तो आप उसी आधार पर डिस्कस करोगे ना, क्योंकि आप कहीं पढ़े होगे तभी आप हमसे कहोगे, तो उस पर आप ज़्यादा बिलीव करोगे। तो कहने का मतलब जो लगभग लिखा होता है, जैसे आप हमको अपना इंट्रोडक्शन दो कि मेरा नाम महेश है, तो हम कैसे मान ले महेश है। आपने कहा सर ये मेरा आधार कार्ड है, हमने कहा हाँ ठीक ओके तुम ही महेश हो, ठीक। तो इस प्रकार से देखेंगे कि साहित्य, विदेशी यात्रियों का वर्णन और पुरातत्व और अभिलेख, ये 4 कायदे सोर्सेज होते हैं। तो आपने आधार कार्ड दिखा दिया, तो आधार कार्ड दिखा दिया तो हमने समझ लिया कि नहीं हाँ आप ही बंदे हो। अब यहाँ पर आता है दूसरा विदेशी यात्रियों का वर्णन। यहाँ से क्वेश्चन आता है जो मैं यहीं पर डिस्कस कराऊंगा, और ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, ठीक है ना। विदेशी यात्रियों का वर्णन। अब विदेशी क्या, फॉरेनर्स, विदेशी अंदर फॉरेनर्स, ये बाहर से यहाँ आते थे इंडिया, आज भी आते हैं। जैसे कभी आप ताजमहल देखने जाओ या कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखने जाओ तो उसमें फॉरेनर्स आते हैं। तो आपने कहीं ध्यान दिया होगा, फॉरेनर्स अपनी डायरी लिए रहते हैं, या आज के समय में टैबलेट वगैरह लिए रहते हैं या लैपटॉप लिए रहते हैं, और वो उसमें देख के वो लिखा करते हैं। जब पहले घूम आते हैं पूरा गाइड के साथ और फिर बैठेंगे जब, तो उसमें लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखते हैं, जो वो गाइड उनको बता देता है। तो वो गाइड जो बताता है वो अपना लिख के ले जाते हैं अपने कंट्री, और वहाँ लोग बताते हैं, तो हम वहाँ देख के आए, उसकी ये खास बात थी, उसमें ये था ये था ये था, एंड सो ऑन दैट। हमारे अंदर ये आदत नहीं है, हम सोचते हैं हमारी मेमोरी इतनी अच्छी कि हम अमेरिका घूम के आएंगे, यहाँ सबको ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, तो भैया अमेरिका ये है। तो उसमें क्या होता है, आधी चीजें रास्ते में गिर जाती हैं, ट्रेन में आधी चीजें रह जाती हैं, फिर आधी चीजें अपने मन से जोड़ देते हैं और उसको बना देते हैं, हाँ भैया अमेरिका ये। अब हमने तो जिसने देखा नहीं सामने तो कहेगा अच्छा ऐसा है,
ये चलता है। लेकिन वो ये नहीं करते, वो लिख लेते हैं तुरंत, क्योंकि उनको लगता है कि मैं भूल ना जाऊं, और यही एक राइट वे है। ठीक है ना। तो विदेशी यात्रियों, अब विदेशी यात्रियों के साथ दो समस्याएं थी। विदेशी यात्रियों के साथ दो समस्याएं थी। एक तो भाषा गड़बड़ थी, क्योंकि उनकी भाषा दूसरी थी और हमारी भाषा दूसरी थी। एक समस्या बड़ी जटिल ये थी, और दूसरी समस्या जटिल ये थी कि उनकी सभ्यता, कल्चर, उनका कल्चर दूसरा था और हमारा कल्चर दूसरा था। तो दो समस्याएं थी। तो इन दो समस्याओं की वजह से वो पूरी बात हमारी नहीं समझ पाते थे। कुछ समझा और दो चार अक्षर पकड़े और उसी से अनुमान लगा लिया, अच्छा ये कहना चाह रहा है, उन्होंने उसी को अपनी भाषा में लिख दिया, जबकि वो कुछ और बातें थी उसमें। ठीक है ना। क्योंकि हम इंग्लिश बोलते थे तो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं तो टूटी फूटी फ्रेंच बोल रहे हैं। मैं इंग्लिश बोलूँ आई गो यू कम, तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये भी समझ जाओगे गलत बोल रहा है सेंटेंस, लेकिन आप समझ जाओगे बोलना क्या चाह रहा है ये। ठीक है ना। ऐसे ही वो भी समझ लिए, तो उसमें पूरे फैक्ट जो थे सही नहीं बैठे, कुछ जो थे स्प्लिट कर गए, कुछ भावनाएं, फीलिंग्स जो थी वो स्प्लिट कर गई, यानी कि छूट गई। तो उन्होंने उसको फिलअप करने के लिए अपने विचार से अपना दिमाग लगा के उस जगह को भर दिया। तो इसलिए कुछ इतिहास में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जो एग्जाम्पल ही पेपर में आता है। जैसे एक ही टाइम में एक बंदा भारत आया था, उसका नाम आपने धोखे से सुना होगा, मेगास्थनीज। ये नाम आपने धोखे से सुन लिया होगा, मेगास्थनीज। ठीक है ना। ये भारत आया था। ठीक है ना। जिस समय ये भारत में था उसी समय इसके पहला विद्वान, मतलब एक विद्वान था, इसी के पहले विद्वान मतलब इसी समकक्ष एक विद्वान था, चाणक्य। इसका नाम भी आपने धोखे से सुना होगा भैया। ठीक है ना। चाणक्य, इसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसका नाम कौटिल्य भी था और इसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है, कि विदेशी यात्री हो गए, विदेशियों से गड़बड़ क्या हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि मेगास्थनीज यहाँ आ रहा है और यहाँ की पूरी कहते हैं उसने सर्वे किया, जिसको आज की भाषा में सर्वे कहते हैं। इसने भी सर्वे किया, सब जगह गया, घूमा, देखा कहाँ कैसे क्या कल्चर है इनका। ठीक है ना। तो इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। इसने एक पुस्तक रचना की और उसका नाम दिया इंडिका। इसने पुस्तक इंडिका लिखी और इसी दौरान एक जो चाणक्य था इसने भी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। इसने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। ये दोनों समकक्ष पुस्तकें हैं, एक ही काल में लिखी गई, मौर्य काल में, दोनों मौर्य काल में लिखी गई पुस्तकें हैं, एक इंडिका और एक अर्थशास्त्र। ठीक। तो इंडिका और अर्थशास्त्र ये दोनों समकक्ष लिखी गई पुस्तकें हैं। अब इंडिका एक बात कहती है, इंडिका कहती है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारत में दास प्रथा अनुपस्थित थी। ये बोल रही है इंडिका बोल रही है कि, यानी कि इंडिका बोल रही है मतलब मेगास्थनीज बोल रहा है। मेगास्थनीज क्या बोल रहा है, भारत में दास होते ही नहीं है, भारत में दास होते ही नहीं, यानी भारत में दास प्रथा ही नहीं है। जबकि अर्थशास्त्र उसी समय लिखी गई पुस्तक है, यह बताता है 7 प्रकार के दास होते थे। ये बता रहा है भारत में 7 प्रकार के दास थे। ठीक है ना। जैसे खेतीहर दास, खेतीहर मतलब जो खेत में काम करने वाले दास होते हैं वो। ठीक है ना। ऐसे राजकीय दास जो राजभवन में कार्य करने, ऐसे करके 7 प्रकार के हैं। ठीक है ना। तो 7 प्रकार के दासों का उल्लेख कर रही है अर्थशास्त्र, और उसी पीरियड में इंडिका लिखी गई है और इंडिका कह रही है कि दास प्रथा नहीं थी। ये प्रश्न पूछा जाता है, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेगास्थनीज किस काल में भारत आया, तो मौर्य काल में आया। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका था। ठीक है ना। इसी प्रकार चाणक्य कब था, मौर्य काल में था। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र है। ठीक है ना। एक प्रश्न यहां से पूछाता है कि इंडिका के अनुसार भारत में दास प्रथा, दास कितने प्रकार के होते थे, ये पूछा जाएगा प्रश्न। इंडिका के अनुसार भारत में दास कितने प्रकार के होते हैं, 4 ऑप्शन होंगे। अब उसमें 4 में एक 7 भी होगा, ध्यान रखना। तो लिखा होगा 5, 7, 9, 0, या कोई नहीं, या लिखा होगा दास नहीं थे,
ऐसा कुछ भी लिखा होगा, बस वही सही होगा। ये कह रहा है दास नहीं थे। अब ऐसा कैसे संभव है कि एक बंदा उसी समय का कह रहा है 7 प्रकार के दास हैं, दूसरा बंदा कह रहा है दास नहीं है, तो ऐसा कैसे हो गया? बस यहीं पर हम आते हैं। हमने कहा 2 समस्याएं थी विदेश के अनुसार, एक भाषा की और कल्चर की। अब कल्चर, यहाँ पर कल्चर मैटर करता है। दास जो है कल्चर वाला पॉइंट है, कल्चर प्रॉपर्टी है ये। प्रकृति कैसी? अब दास की प्रकृति होती है, यानी उसका कल्चर होता है दास का अपना। अगर वो कल्चर उसको दिख रहा है मेगास्थिनी तो बोलेगा दास है, अगर वो कल्चर उसको नहीं दिख रहा है तो कहेगा दास नहीं है। अब इनके समय क्या था, मेगास्थिनी यूनान से आया था, तो इसने मेगास्थिनी यूनान से आया था, वो सिकंदर के समय का है, समकालीन है। तो जब यूनान से आया था तो यूनान में दास कैसे होते थे? यूनान में दासों की स्थिति ये हुआ करती थी कि दास को मतलब जो पुरुष दास होता था तो वो केवल एक नीचे वस्त्र पहने होता था, पूरा ऊपर से उसको हरा रखा जाता था, और मोटे मोटे चेन के जंजीरें होती थी, उसमें उसके पैर बंधे होते थे, और पैर बांध के जंजीरा बंधा होता था, और एक आदमी सोटा लिए खड़ा होता था खेत जोतो, और जहां वो रुका उसने छाट से एक पीठ पे दिया उसका कल्लाती हुई, फिर चलो, है ना। और उसके बाद जब उससे काम कराते थे दिन भर सोटा मार मार के, तो उसको कमरे में जाके बंद कर देते थे, और आधा खाना देते थे, भरपेट भोजन नहीं देते थे। क्यों? अगर भरपेट भोजन देंगे तो ताकतवर हो जाएगा, और ताकतवर हो जाएगा तो ये हमारे पर हमला भी कर सकता है, इसको आधा पेट भोजन दो। तो आधा प्लेट भोजन देते थे और कमरे में बंद कर देते थे, और सुबह फिर उठा के काम कराते थे। तो वो जानता था ये दास होते हैं। यूनानी लोग जो थे, वहां के लोग जो क्षेत्रीय लोग थे, वो कहते हैं इनको दास कहा जाता है। लेकिन इसने यहाँ के देखा दास, अरे दास कहाँ है? ये तो खा रहा है, पी रहा है, न बंधा है जंजीर से, काम कर रहा है, शादी भी कर रहा है, बच्चे भी पैदा कर रहा है, और उसका जो मालिक है वो उससे सब काम भी करा रहा है, मारता पीटता भी है, काम भी कराता है, इस बीमार हो जाता है तो उसको इलाज भी कराता है। तो कहता था ये दास थोड़ी ना है, तो घर के सदस्य हैं, घर के आदमी क्या चाहिए? खाना पीना और काम करना। तो कहता था ये दास थोड़ी ना है, ये इनका मेगास्थिनी कहता है ये दास थोड़ी ना है, ये तो घर के सदस्य हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई इतना अत्याचार थोड़ी ना हो रहा है। ये दास तो हमारे यहाँ होते हैं, उनको दास कहते हैं। ये कल्चर डिफरेंस हो गया, इसे क्लियर? ये कल्चर डिफरेंस हो गया। इसीलिए ये इंडिका में कहता है यहाँ दास नहीं थे, जबकि चाणक्य कह रहा है 7 प्रकार के दास होते हैं। आज दास की परिभाषा क्या होती है? आज दास पता है? नहीं, प्रतिबंधित है, ठीक है ना। और दास होता क्या है आज की दृष्टि में? मुझे दास किसे कहते हैं? तो जब किसी से बेगारी कराई जाती है, ध्यान रखिएगा, ये संवैधानिक परिभाषा है, बेगारी कराई जाए, बेगारी, तो वो दास होता है। अगर कोई किसी व्यक्ति से बेगारी कराई जाए तो उसे दास कहते हैं, ठीक है। बेगारी का मतलब होता है जिससे काम कराया जाए और उसको उसका मेहनताना या मजदूरी ना दी जाए। बिना वेतन कार्य कराना बेगारी कहलाता है। बिना वेतन कार्य कराना बेगारी कहलाता है कि हमने उससे काम करा लिया दिन भर और उसको वेतन नहीं दिया, ठीक है ना, उसको हम बेगारी बोलते हैं। और वही दास है जिसके साथ ऐसा है, वो कर रहा है ऐसा, इसका मतलब वो दास है। तो आप दास नहीं हैं, और मानव व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है संविधान के अनुसार, तो ये दास हो गए। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि ये चाणक्य, ये था विदेशी यात्रियों का वर्णन। इसलिए इसमें भी लेकिन काफी चीजें इंडिका सही बोलती है कि भौगोलिक स्थिति क्या थी, सही बता रहे हैं भाई, जहां जहां जो स्थान थे वही बोल रहा है। मौर्यों के बारे में डिस्कशन है तो कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन करता है, था उस समय, ठीक है ना। और भी जो बातें बता रहा है, सिकंदर के बारे में बता रहा है, और जो बातें बता रहा है, ठीक है ना, राजनीतिक स्थितियां बता रहा है, वो भी है, ठीक है ना। लेकिन बस यहाँ पर एक चीज गड़बड़ कर रही है। तो कुछ इसमें सारी चीजें गलत नहीं होती, कुछ चीजें इस वजह से डिफरेंस हो जाती हैं कि भाषा और कल्चर की वजह से, ठीक है ना। तो ये हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आप अपने हिसाब से बना के नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अभी हम सिर्फ परिचय दे रहे हैं, बाकी अंदर भी बाद में पढ़ाएंगे। अब जैसे आता है पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब होता है आर्कियोलॉजी, ठीक है ना, आर्कियोलॉजी, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब होता है जो खुदाई में मिली हुई वस्तुएं होती है उनका अन्वेषण करना, खुदाई में मिली हुई वस्तुओं का अन्वेषण करना, ये कहलाता है पुरातत्व के अंतर्गत, ठीक है ना। यानी खुदाई में जो चीज मिली होती है तो उसमें विशेषज्ञ लगते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं, ठीक है ना। पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, ठीक है ना, या पुरातत्वविद भी बोलते हैं, पुरातत्वविद,
ठीक है ना, वो क्या करते हैं, जो खुदाई में मिली हुई वस्तु होती है उससे ये उसके बारे में पता लगाते हैं कि ये क्या है, कैसा है, कब का है, इससे क्या मतलब उसके बारे में सारी चीजें, तो इसको बोलते हैं अन्वेषण करना। ठीक है ना, तो ये पुरातत्व ये काम करता है, क्या करता है, खुदाई में मिली हुई वस्तुओं का पता लगाता है, खुदाई में मिली हुई वस्तुओं का पता लगाता है पुरातत्व। अब जब खुदाई हुई तो इसमें बहुत सी चीजें मिली, ठीक है ना, तो यहीं से पता चला जब पुरातत्व के पहले तक ये माना जाता था, जब पुरातत्व ने खुदाई की है उसके पहले तक ये माना जाता था कि जो मानव का विकास है वो 1 ईस्वी से हुआ है, 1 AD से हुआ है। लेकिन पुरातत्व ने इस मिथक को फेल कर दिया, इस मिथक मतलब इस कथन को फेल कर दिया, इसलिए मिथक खत्म हो गया कि 1 ईस्वी से मानव का उदय हुआ है। इसने बता दिया कि मानव चला जाता है कहाँ, 3 लाख साल पहले चला जाता है। ये जो प्रकृति का विकास है 3 लाख साल पहले चला जा रहा है। हमने भी आपको बताया था प्राचीन काल 3 लाख से, ये यहीं से पता चला। कैसे पता चला, जब यहाँ खुदाई मिली वस्तु पता मिली तो यहाँ पर एक प्रणाली विकसित हो गई थी, उसको बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। यूरेनियम डेटिंग एक ये प्रोसेस है, यूरेनियम डेटिंग, ये वो पूछा जाता है, इसीलिए पूछा जाता है यूरेनियम डेटिंग से क्या किया जाता है, ठीक है ना। यूरेनियम डेटिंग इससे किया जाता है, पत्थरों की आयु का पता लगाया जाता है, पत्थरों की आयु का पता लगाया जाता है, ठीक है ना, कि ये पत्थर आयु का मतलब ये पत्थर कितना पुराना है, कितना पुराना है मतलब आयु क्या है, ठीक है ना, ये यूरेनियम डेटिंग से पता चलता है। यहां से प्रश्न कई बनते हैं, मैंने यहाँ लिखा किया है, बाकी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे पूछा जाए पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है, अब प्रश्न आता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाएगा, तो अपन बोलेंगे क्या, यूरेनियम डेटिंग। अगर यही प्रश्न आता है मंगल ग्रह की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाएगा, ये 2 प्रश्न आ चुके हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। मंगल ग्रह की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाएगा, तो अपन बोलेंगे यूरेनियम डेटिंग, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब किसी भी ग्रह की आयु की बात करेगा तो अगर वहां हमें पत्थर मिल रहा है तो हम इसी डेटिंग का प्रयोग करेंगे। और दूसरी एक डेटिंग है कार्बन डेटिंग, दूसरी एक है कार्बन डेटिंग, ये 2 याद रखिएगा बस, ये 2 परीक्षा में इसीलिए 2 पूछी जाती हैं। कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग से इससे जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं, जीवाश्म, इससे जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। जीवाश्म मतलब होता है फॉसिल्स, ठीक है ना, जीवाश्म, फॉसिल्स मतलब क्या होता है, जीव जंतुओं के जो अवशेष मिलते हैं, ठीक है ना, स्केलेटन वगैरह, हड्डी वगैरह, तो वो सब जीवाश्म कहलाते हैं ये जीव में। और अगर पेड़ पौधे का है तो पेड़ पौधों की जड़ें मिलती हैं, उनको बोलेंगे जीवाश्म, फॉसिल्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों आते हैं, तो इनके जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनको जीवाश्म बोलते हैं, उससे उनकी आयु का पता लगाया जाता है। यानी अगर कोई स्केलेटन मिल गया, अगर स्केलेटन मिल गया यानी कंकाल अगर खुदाई मिला तो उसकी आयु बता दें कब का स्केलेटन है, कितना पुराना का स्केलेटन है, तो वो हम कार्बन डेटिंग से पता करेंगे, ठीक है ना। अब बात ये है कि ये दोनों जो डेटिंग है ये बिल्कुल सर्टेन नहीं होती, श्योर नहीं होती। क्यों, जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर लाश मिली, डेड बॉडी मिली, जब उसको CBI ले जाती है तो वहाँ बताया जाता है कि ये कब का इसकी मतलब बॉडी है, कब मरा है व्यक्ति, तो वो ये बताते हैं कि नहीं इसकी डेथ 1 से 2 दिन हो गए, या इसकी डेथ होने में 6-7 घंटे पहले, 6 या 7 घंटे पहले इसकी मृत्यु हुई है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स बताया जाता है, अप्रॉक्स टाइम निकलता है, एग्जैक्ट नहीं निकलता। सोचो अगर एग्जैक्ट निकल आता कि इसकी मृत्यु 12:10 पे हुई है तो क्या होता, पुलिस ट्रस्ट से पकड़ लेती, 12:10 कमरे में कौन था, वही मुझे नहीं उठाओ, उसको फांसी लटकाओ, खत्म बात। तो ये एग्जैक्ट नहीं बताती है। तो यानी कि इसीलिए तो हम लोग 3 लाख साल पढ़ते हैं, तो एग्जैक्टली 3 लाख नहीं होगा, अबाउट में होगा, तो उसको राउंड फिगर में 3 लाख मान लिया। इसीलिए पुरानी डेटें हैं वो अप्रॉक्स में है, ठीक है ना। कब से राइट होगी हम आपको अगले बाद में चर्चा करेंगे। तो कार्बन डेटिंग से पता चला, तो इसी से पता चला कि 3 लाख साल पहले जा रहा है इतिहास। इन्हीं विधि से, इस विधि से पता चला कि मानव का जो इतिहास, जीव जंतु का इतिहास है 3 लाख साल पहले जा रहा है। और यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी कब बनी, इसका कब विकास हुआ,
तो वो यूनियन डेटिंग से आ जाएगा। तो इस प्रकार से ने पुरातत्व विभाग देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि अभिलेख क्या है। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छा आपको उत्तर दूं, गाइड करूं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।